हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी मीडियम की कक्षा में। तो देखिए बच्चों, जो हमने पिछली कक्षा ली थी उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। हमने वहाँ पर माइक्रोविलाई को पढ़ा था, हमने वहाँ पर जो है हमारे सीलिया यानी कि पक्ष्म के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने बात करी थी स्टीरियोसीलिया की। तो ये सभी चीज़ें हमने वहाँ पे हमारे जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे हम बात करने वाले हैं आज की इस कक्षा में, इस क्लास में और इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, हमारी उपकला उतक के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि उपकला उतक क्या, यानी कि उपकला उतक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जिसे हमने क्या बोला था, एपिथेलियल टिश्यू बोला था। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपकला उतक बोलते हैं। अब ये उपकला उतक है, ये कितने प्रकार की होती है। यह उपकला उतक दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी सरल उपकला, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, दूसरी होती है हमारी संयुक्त उपकला, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, जिसे हम जानते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के नाम से। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, यानी कि उपकला के उतक के प्रकार। तो हम यहां लिख सकते हैं उपकला उतक के प्रकार। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि उपकला उतक दो प्रकार में विभाजित होती है। किस तरह से, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हमारी सिंपल एपिथेलियम के बारे में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं सरल उपकला। ठीक है बच्चों, इसे हमने क्या बोला, सरल उपकला बोला। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं किसकी, संयुक्त उपकला की, यानी कि उसे हम किस नाम से जानते हैं, दूसरी हम बात करते हैं हमारी कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसे हम जानते हैं संयुक्त उपकला। किस नाम से जानते हैं बच्चों, संयुक्त उपकला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दो प्रकार की उपकला हैं, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। अब जो सरल उपकला होती है वो किस तरह से होती है, देखिए जैसा कि हमें इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है, पता पड़ रहा है कि सरल उपकला कैसी है, जो एक कोशिका के स्तर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एक कोशिकीय स्तर से मिलकर बनी कोशिका। ठीक है, यानी कि एक स्तर से मिलकर बनी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है वो एक कोशिकीय एक स्तर से मिलकर बन रही है। अब जब ये एक स्तर से मिलकर बन रही है तो हमारी जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसकी अगर हम बात करें तो वो कैसी होगी, जब वो एक स्तर से मिलकर बनी तो ये दो या दो से अधिक स्तरों से मिलकर बनती है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे यह दो या दो से अधिक स्तरों से मिलकर बनती है। ठीक है,
ठीक है, तो यह एक कोशिकीय स्तर से बनी है, तो इसे हमने क्या बोला, सिंपल एपिथेलियम यानी कि सरल उपकला बोला। दूसरी हमारी संयुक्त उपकला, ये दो या दो से अधिक उपकलाओं से स्तरों से मिलकर बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त उपकला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यह जो हमारी सरल उपकला है यानी कि एक कोशिकीय स्तर से मिलकर बनी है, तो ये क्या है कि इसमें यह हमारे देह गुहा का आवरण व नलिकाओं व वाहिकाओं का आवरण बनाती है। ठीक है, यह हमारी देह गुहा में नलिकाओं का और वाहिकाओं का आवरण बनाती है। तो एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, यह हमारी देह गुहा यानी कि हमारी बॉडी कैविटी, ठीक है, वाहिनियों को आस्तरित करती है। हम क्या लिख सकते हैं, वाहिनियों को आस्तरित करती है। ठीक है, वहीं अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या है, यह हमारे लिए एक रक्षात्मक आवरण बनाती है। क्या करती है बच्चों, यह एक रक्षात्मक आवरण बनाती है। ठीक है, अब ये रक्षात्मक आवरण क्या है, जैसे कि हमारी त्वचा क्या है, हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि एक रक्षात्मक आवरण बना रही है। तो वहां पर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है, संयुक्त उपकला उपस्थित है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, जैसे हमारी त्वचा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्किन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में। यहां क्या है, उपकला तक दो प्रकार के हैं, एक है हमारा सिंपल एपिथेलियम जिसे हमने सरल उपकला बोला, दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम जिसे हमने संयुक्त उपकला बोला। ठीक है, सरल उपकला क्या है, एक कोशिकीय स्तर से मिलकर बनी हुई है, तो क्या होती है, आकृति में हम कह सकते हैं कि चपटी होती है, पतली होती है। ठीक है, और ये हमारी देह गुहा की वाहिनियों में और नलिकाओं को क्या करती है, आस्तरित करती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें संयुक्त उपकला की, तो ये दो या दो से अधिक स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त उपकला बोलते हैं। और ये क्या करती है, यह हमारे शरीर पे यानी कि हमारे बाहरी रक्षात्मक आवरण को बनाती है, जैसे हमने बात करी किसकी, त्वचा की। तो आई बच्चों आपको बात समझ में। चलिए अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं इसके बहुत ही प्यारे से डायग्राम के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से जो है हम एक डायग्रामेटिक व्यू से समझेंगे कि किस तरह से ये आस्तरित होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो बच्चों देखिए, हमने दो प्रकार की उपकला के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब हम यहां सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारी सरल उपकला के बारे में। ठीक है, तो सरल उपकला होती है वो कितने प्रकार से विभाजित होती है। ये जो सरल उपकला है ये भी चार प्रकार से विभाजित होती है। अब वो चार प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए, पहली विभाजित होती है किसमें, सरल स्क्वामस यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सरल शल की उपकला। ठीक है, दूसरी डिवाइड किसमें होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल मतलब कैसा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरल घनाकार उपकला। ठीक है, तीसरी की हम बात करते हैं किसकी, स्तंभाकार उपकला की, यानी कि कैसी होती है, ये कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होती है। तो तीसरी होती है हमारी सरल स्तंभाकार उपकला। और चौथी उपकला होती है हमारी सूडोस्ट्रेटिफाइड यानी कि आभासी स्तरित उपकला। इन चारों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सरल उपकला के बारे में। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मैं पूरा ही हटा देता हूं इसको। अब देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सरल उपकला के बारे में। ठीक है, तो सरल उपकला के हमने कितने प्रकार बताए, चार प्रकार से विभाजित है। ठीक है ना, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। किसकी बात करते हैं, सिंपल
स्क्वामस एपिथीलियम की, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम सरल शल्की उपकला, जिसे हम सरल शल्की उपकला के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रकार की, तो दूसरा क्या होगा हमारा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कैसा होगा हमारा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्योंकि कैसी है इसका स्ट्रक्चर, कैसा है इसकी संरचना, कैसी है इसकी संरचना, क्यूब लाइक है, यानी कि घनाकार है, ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में। तो इसको हमने क्या बोला, यह है हमारी सरल घनाकार उपकला, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं किसकी, तीसरी हम चर्चा करते हैं हमारी सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथीलियम के बारे में, ठीक है। क्या है हमारी तीसरी, सिंपल कॉल्यूमिनार। देखिए कॉल्यूमिनार शब्द आ रहा है, कॉल्यूमिनार का मतलब कॉलम की तरह, जो हमारे घर में जो कॉलम्स खड़े होते हैं स्तंभाकार, जिनको हम बोलते हैं उस तरह से। तो ये सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथीलियम, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं हमारे सरल स्तंभाकार, सरल स्तंभाकार उपकला के नाम से, ठीक है बच्चों। चौथी और आखिरी की बात करते हैं हम, वो है हमारी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। क्या है, यह है हमारी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं आभासी आस्तरित उपकला के नाम से। क्या बोलेंगे इसे हम, आभासी आस्तरित उपकला। आई बात समझ में, ठीक है बच्चों। यहां हमने क्या देखा, सरल उपकला भी हमारे 4 भागों में विभाजित है। पहली हम बात करें सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, दूसरी हम चर्चा करें किसकी, हमारी सरल घनाकार उपकला, तीसरी होती है हमारी सरल स्तंभाकार उपकला, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथीलियम, और चौथी होती है हमारी आभासी स्तरित उपकला, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, यानी कि कैसी, आभासी, ठीक है। तो अब इन सब को पढ़ने के दौरान हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसका बहुत ही सुंदर डायग्राम, यानी कि संरचना, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, देखिए यह है आपकी सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरल शल्की उपकला, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये क्या है, ये इसकी बात कर रहे तो ये क्या है, इसका आधार है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसकी है आधार कला, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्योंकि हमें पता है जो भी हमारी उपकला है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल स्क्वामस यानी कि सरल शल्की उपकला, ठीक है। तो इसका जो आधार है वो क्या है, इसका बेसमेंट है, ये इसका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी आधार कला, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी के बाद नीचे की तरफ क्या उपस्थित है, इस पे ये उपस्थित है, इसके क्या, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, क्या उपस्थित है, संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ये किस पे रहता है, किस पे ग्रो करता है,
हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पर, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक पर। यह है जो हमारी एपिथेलियल है, ये ग्रो करती है, ठीक है ना, वृद्धि करती है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए ये मध्य में क्या स्थित है, ये मध्य में स्थित है, इसमें इसका केंद्रक क्या है बच्चों? यह है इसका केंद्रक भाग, ठीक है। केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इस तरह का साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इनके बीच में। ये आपको कैसी दिखाई दे रही हैं? ये इर्रेगुलर हैं, एक समान नहीं है, इर्रेगुलर है। और इनके बीच में क्या उपस्थित है? इनके बीच में केंद्रक उपस्थित है। और केंद्रक में क्या हुआ है? आसपास क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य भरा हुआ है। किसे क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये बीच में क्या भरा हुआ है? यह है इसका जीव द्रव्य, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? जीव द्रव्य। या इसे हम किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये क्या हो गया? इसका केंद्रक, ठीक है। चलिए तो ये हमने क्या समझ लिया इसके बारे में। केंद्रक को भी लिख लेते हैं हम, केंद्रक को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में? ये क्या हो गई? ये हमारी आधार कला यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और इसके नीचे क्या है? संयोजी ऊतक है, ठीक है। संयोजी ऊतक पे क्या कर रहा है? ये अपनी वृद्धि को कर रहा है। और इसकी क्या है जो हमें इसकी संरचना दिखाई दे रही है वो कैसी है? इर्रेगुलर है, एक समान नहीं है, अंतर है इनकी संरचना में। तो इस तरह के ऊतक को हमने क्या बोला? सरल उपकला ऊतक बोला। बीच में केंद्रक है और साथ में जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भी उपस्थित है, ठीक है। आई बात समझ में आपको? चलिए तो अब इन पॉइंट्स को हम एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है। तब तक आप ये डायग्राम बनाइए, ठीक है। कितने मिनट का होगा? ठीक है। तो बच्चों देखिए हमने डायग्राम को देख लिया, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं क्या कि हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं सरल उपकला की, ठीक है ना। तो सरल उपकला में सबसे पहले हम क्या पॉइंट लिखेंगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? सरल उपकला, ठीक है। पहला हमने देखा कि ये किस तरह का है, ये कैसी है? ये दिख रहा है आपको? शल्क, यानी कि इर्रेगुलर है, ये शल्क के समान है। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि जो ये कोशिकाएं होती हैं ये कैसी दिखाई देती हैं? शल्क के समान दिखाई देती हैं। तो यह संरचना में शल्क के समान है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जब शल्क के समान आपको दिखाई दे रही हैं तो देखिए शल्क के साथ साथ में क्या है? ये चपटी भी है, ठीक है। दिखाई दे रही है ना आपको? बिल्कुल चपटी है एकदम, ठीक है ना। तो शल्क के समान चपटी है। और इसके बीच में जो केंद्रक उपस्थित है वो कैसा होगा? वो भी चपटा होगा। भाई जब हमारी कोशिका अगर चपटी है तो उसके बीच में जो केंद्रक उपस्थित है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो कैसा होगा? वो भी चपटा होगा और गोल होगा, ठीक है। चलिए तो यह चपटी होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं क्या? इसमें जो केंद्रक उपस्थित है, इसमें जो केंद्रक उपस्थित है वह कैसा है? वह चपटा तथा गोल है, ठीक है। हमने बात क्या करी? देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा था, डायग्राम में कैसा था? ये कैसा था? चपटा और गोल था इसका केंद्रक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी कैसी बाउंड्रीज देखने को मिल रही थी।
संरचनात्मक तौर पे बात करें तो कैसी बाउंड्री थी? इर्रेगुलर। तो हमें कैसी दिख रही थी इसकी? इर्रेगुलर सतह देखने को मिल रही थी। इर्रेगुलर मतलब एक समान नहीं होना, असमान। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं अगली। देखिए, क्योंकि हमें ये कैसे दिखाई दे रही है? शल्क के समान। अब शल्क से हमारा क्या तात्पर्य है? शल्क से हमारा तात्पर्य ये है बच्चों कि जो हमारे घरों के अंदर हम क्या देखते हैं, जब हमारे घरों में हम टाइल्स लगाते हैं, आप सभी के घरों में टाइल्स लगी हुई है ना, आजकल तो बहुत मॉडर्न जमाना है तो सभी टाइल्स लगाते ही हैं। ठीक है, तो हमारे घरों में जो टाइल्स लगी हुई होती हैं वो कैसी होती हैं? बिल्कुल शल्क के समान होती हैं। ठीक है, शल्क मतलब एक ही शेप की, है ना, अलग अलग जैसे बाउंड्रीज बनाती उस तरह। तो जो टाइल्स के समान है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, या फिर इसको हम खंडजी उपकला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये फर्श पे कैसी लगती है? बिल्कुल एक फुटपाथ की तरह बिछी हुई। फुटपाथ देखे ना आपने? ठीक है ना, उस पर जैसे वो टाइल्स लगी रहती हैं तो वो कैसी बिछी रहती हैं? बिल्कुल एक पेवमेंट की तरह। तो पेवमेंट को क्या बोलते हैं? हम फुटपाथ बोलते हैं। ठीक है, इसको और हम खंडजी उपकला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे दिखाई प्रतीत होती है? यह हमें फर्श की तरह, यह हमें फर्श की तरह दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, या इसे हम खंडजी उपकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? खंडजी उपकला। खंडजी उपकला भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो उपकला है इसका मेन फंक्शन की बात करें, इसके हम कार्य की बात करें, तो ये क्या कार्य करती है? ये विसरण का और निस्यंदन का कार्य करती है। तो इसके मुख्यतः कार्य की हम बात करें तो वो क्या होंगे? इसके मुख्यतः कार्य, मुख्यतः कार्य क्या होंगे? यह उपकला निस्यंदन, निस्यंदन तथा विसरण में सहायता करती है। विसरण में सहायता करती है। तो बेटा निस्यंदन यहां पे क्या हो गया? निस्यंदन से हमारा अर्थ है क्या? फिल्ट्रेशन। तो निस्यंदन को हम क्या लिखेंगे यहां पर? यह है हमारा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और विसरण को हम क्या बोलेंगे? विसरण को हम बोलेंगे डिफ्यूशन। क्या बोलेंगे विसरण को हम यहां पर? डिफ्यूशन। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, ये जो उपकला है इसका मुख्यतः कार्य क्या हो रहा है? इसका मुख्यतः कार्य हो रहा है फिल्ट्रेशन का तथा डिफ्यूशन का, यानी कि विसरण का। हमने क्यों कहा? क्योंकि देखिए ये कैसी है? सरल उपकला है, एक स्तरीय है, यानी कि क्या है? पतली है। तो इसमें से क्या हो सकता है? आसानी से विसरण हो सकता है, और आसानी से क्या हो सकता है? निस्यंदन हो सकता है, यानी कि फिल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे हमारी रक्त वाहिनियां हैं, और तो उनमें क्या होता है? हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर ये जो आस्तरित है, तो रक्त वाहिनियों में आस्तरित होने की वजह से ये कैसी होती है? दिखाई देती है कुछ लहरदार या तरंगित हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? लहरदार उपकला या टेसिलेटेड उपकला भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की उपकला
रक्त वाहिनियों में उपस्थित होती है। किस तरह से? कुछ तरंगदार या लहरदार। किस तरह से? मतलब कुछ लहराती हुई, ठीक है, तरंगदार कह सकते हैं हम, या हम उसको लहरदार कह सकते हैं। तो कुछ लहराती हुई से हमें क्या इस तरह की कोशिकाएं देखने को मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? और जिसे हम टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेसिलेटेड एपिथेलियम भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहां तक इसके बारे में समझ लिया। अब हम आगे क्या बात करते हैं इसके मेन फंक्शंस की, कि भाई ये कहां कहां पर हमें मिलती हैं। ठीक है ना, कहां कहां पे इनकी संरचना जो है हमें देखने को मिलती है हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकी उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, मुख्यतः ये कहां उपस्थित होती हैं? ठीक है, मुख्यतः ये उपस्थित है हमारे, उदाहरण हम इसे कह दें। ठीक है, तो मुख्यतः कहां है ये? पहली हमें मिलती है कहां पे? बोमन कैप्सूल में। किस में मिलती है बच्चों? बोमन कैप्सूल में। ठीक है, देखिए बोमन कैप्सूल में क्या है, हम जानते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसमें बोमन कैप्सूल क्या है? एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है इसकी। तो बोमन कैप्सूल में क्या उपस्थित होते हैं? पोडोसाइट्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं बोमन कैप्सूल में? पोडोसाइट्स। ठीक है, ये पोडोसाइट्स क्या करते हैं? हमें निस्यंदन में सहायता करते हैं, अर्थात फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो जो पोडोसाइट्स हैं यह निस्यंदन में सहायता करते हैं, निस्यंदन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये निस्यंदन में सहायता करेंगे, यानी कि फिल्ट्रेशन में सहायता करेंगे हमारी। ठीक है, अगली बात करते हैं हम किसकी? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स की। ठीक है, देखिए अब यह हमें पता है कि सरल है। ठीक है, तो पतली भित्ति की है, चपटी है, तो यानी कि क्या काम कर रही है? विसरण का कार्य कर रही है। अब जब ये विसरण का कार्य कर रही है तो ये हमें कहां देखने में मिलेगी? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई में ये क्या बनाती है? ये न्यूमोसाइट्स को बनाती है। ठीक है, तो यह हमें एल्वियोलाई में देखने को मिलती है। जो कि न्यूमोसाइट्स बनाती है, जो कि न्यूमोसाइट्स बनाती है। जहां पर क्या होता है? हमारा एल्वियोलाई में जो न्यूमोसाइट्स होती हैं वहीं पे क्या होता है? विसरण का कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं किसकी? सीलोम के बारे में। ठीक है, सीलोम क्या है? सीलोम मेसोथेलियम से बना हुआ एक आवरण है। ठीक है, सीलोम क्या है? मेसोथेलियम से बना आवरण है। ठीक है, क्या है? मेसोथेलियम से बना हुआ आवरण है, जिसमें क्या है? हमारे सभी जो ऑर्गन है, यानी कि सीलोम बॉडी कैविटी के अंदर का पार्ट। ठीक है ना, तो सीलोम में क्या है? सभी अंग उपस्थित हैं। तो वो किसमें, उसमें मैंने क्या बोला कि वो मेसोथेलियम से बना हुआ आवरण है या आस्तरित है। चौथी हम बात करते हैं किसकी? चौथी हम बात करते हैं हमारे एंडोथेलियम की। ठीक है, एंडोथेलियम क्या है? एंडोथेलियम यानी कि जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं,
है ना, हमारे जो ब्लड वेसिकल्स हैं उनको ये क्या करती है, आस्तरित करती है। ठीक है, ये कहां होती है, हमारी रक्तवाहिनियों में। आवरण को बनाती है। ठीक है, तो रक्तवाहिनियों में आस्तरित होती है ये आंतरिक तौर पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंडोथेलियम। हम बात करते हैं अब अगली क्या, कि ये कहां पे, जो हमारे हृदय की दीवार होती है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है ना, तो ये हमारे हृदय की आंतरिक, हृदय की आंतरिक व बाह्य संरचना में होती है। हम कह सकते हैं क्या, पेरिकार्डियम की जो हमारी लेयर होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अंतरांग और भित्तीय। ठीक है, पेरिकार्डियम में मतलब हमारे हार्ट के दोनों तरफ क्या होती है, अंतरांग और भित्तीय, यानी कि पैरेटल पेरिकार्डियम और एक विसरल पेरिकार्डियम। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये इस तरह की संरचना जो है वो हमें देखने को मिलती है। और ये जो सरल उपकला है, इस तरह की उपकला हमें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हमने कंप्लीटली क्या है, आज यहां पर हमने सरल उपकला के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने इसके प्रकारों को देखा और साथ ही हमने ये भी चर्चा करी कि इसके डायग्राम, जो इसके संरचना है, उसमें कहाँ पर तो हमारा न्यूक्लियस उपस्थित है, किस तरह से इसमें आधार कला होती है, किस तरह इसमें संयोजी ऊतक जो हैं उस पर ये वृद्धि करते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब अगले भाग में हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो था हमारा कौन सा वाला, वो है हमारा स्तंभ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।